हेलो, कैसे हैं आप? वेलकम टू दिस चैनल। इससे पहले हमने जो है वो सेल जो चैप्टर है उसका वन शॉट शुरू किया था, पार्ट 1 हो गया है। और उसमें हमने जो है वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज इस सेल जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 है और इसमें जो है हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो चले माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो जनाब अगर आप इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो लफ्ज़ मिलेंगे। एक है माइटो और दूसरा जो है वो है कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होता है वेरिएबल और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है बॉडी। मतलब क्या हुआ वेरिएबल बॉडी? अब वेरिएबल बॉडी से क्या मुराद है? वेरिएबल बॉडी से मुराद ये है कि इसका जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो फिक्स नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है, इसलिए इसको जो है हम कहते हैं वेरिएबल बॉडी। मतलब क्या है इस पॉइंट का? मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड, इसका स्ट्रक्चर रॉड भी हो सकता है, इसका शेप रॉड भी हो सकता है, इसका जो शेप है वो फिलामेंट्स लाइक भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है वो वेरिएबल है, माइटोकॉन्ड्रिया जो बॉडी है वो वेरिएबल है, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल बॉडी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसकी अकरेंस देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती है। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, तो ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। और इसके अलावा मैच्योर आरबीसी उसमें भी ये एब्सेंट होता है। हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। अब प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बजाय जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो आगे हम देखेंगे, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो परफॉर्म करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स के अंदर और मैच्योर आरबीसी के अंदर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी डिस्कवरी को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी को देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको किसने डिस्कवर किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था जनाब कोलिकर इन कोलिकर इन 1850। 1850 में कोलेकर जो है उसने माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो डिस्कवर किया था। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्ड है कॉइन बाय, जो माइटोकॉन्ड्रिया का वो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड जो नाम दिया गया है वो किसने दिया है? कॉइन बाय कार्ल बेंड। कार्ल बेंड जो है उसने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया है और डिस्कवर कोलेकर ने किया था, लेकिन नाम किसने दिया था? कार्ल बेंड। तो यहाँ पर इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम आप जानते हैं कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को हम फर्नेस ऑफ द सेल भी कहते हैं। फर्नेस ऑफ अ सेल भी कहते हैं। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अदर नेम्स हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास फैक्ट्री ऑफ एटीपी है। फैक्ट्री ऑफ एटीपी, यहाँ पर बहुत सारा एनर्जी जो है वो बनता है, प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसको हम फैक्ट्री ऑफ एटीपी भी कहते हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है और पावर हाउस ऑफ द सेल एंड फर्नेस ऑफ द सेल भी है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को हम इंडो सिम्बियोटिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं। इंडो सिम्बियोटिक ये एक थ्योरी है एम्बियोसिस वगैरह, क्योंकि आप एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोट से बना है, इंडो सिम्बियोटिक ऑर्गेनेली है। ये जो है वो प्रोकैरियोट से बना है, ये आप पढ़ते हैं एवोल्यूशन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास इंडो सिम्बियोटिक ऑर्गेनेली भी है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ mitochondria depends number of mitochondria
depends 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 upon physiological activity upon activity of a cell। मतलब कि किसी सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। कोई सेल कितना काम करता है उसके मुताबिक जो है एक सेल में जो है वो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि एक सेल है वो इनएक्टिव है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम होती है। लेकिन एक सेल है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है लाइक मसल सेल, तो उसमें जो है वो हमारे पास क्या होता है उसमें जो है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है डिस्कवरी मैंने बताया कि कोलिकर ने 1850 में डिस्कवर किया था और उसको नाम किसने दिया, कार्बन। लेकिन ये किस में डिस्कवर किया गया था, मसल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिस्कवर किया गया था मसल में। इसके अलावा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड एक्टिविटी ऑफ अ सेल। सेल के एक्टिविटी पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अल्जाई इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया है, 1 माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज कॉमन सेल, मतलब कि जो मोस्टली जो सेल है उसमें 50 से लेकर 100 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और वही अगर आप देखें एक सेल उसमें 10,000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती हैं। तो ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके बारे में कुछ और बातें आपको याद आनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। कौन सा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा का कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली ड्यू टू डीएनए एंड राइबोसोम। इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इस वजह से ये हमारे पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होता है। मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है, इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं। एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और एक हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है, डबल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो हमारे पास स्मूथ होता है और ये हमारे पास फ्रीली परमिएबल होता है। सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है, फ्रीली परमिएबल। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास फोल्ड है और ये जो है हमारे पास हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल है। हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल, जिस तरह से मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। मतलब कि सब्सटेंसेस को, सारे सब्सटेंसेस को अंदर आने नहीं देती, बल्कि कुछ को आने देती है, कुछ को आने नहीं देती। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। अगर मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाऊं, लेकिन इससे पहले एक बात और नोट करें कि द इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टिया इन द माइटोकॉन्ड्रिया है स्मॉल। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्रिस्टिया भी कहते हैं, क्रिस्टिया। और ये जो क्रिस्टिया है इस पर हमारे पास स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F0 और F1 पार्टिकल कहते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ जनाब। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है। लेट अस वी हैव दिस माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बाहर वाला जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, जो रेड में मैंने ड्रा किया है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और जो ग्रीन में मैंने ड्रा किया है दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फोल्ड्स होते हैं। अब जो इनर मेम्ब्रेन है इसको हम क्रिस्टिया भी कहते हैं।
इसको हम क्रिस्टिया भी कहते हैं। और अब ये क्रिस्टिया पर जो है हमारे पास स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस क्रिस्टिया पर हमारे पास स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 एंड F0 पार्टिकल्स, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर है, ये जो जगह है, ये सारा हमारे पास ये अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा, दिस इज आवर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो इस मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, इसके अलावा राइबोसोम होता है वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, अपना सर्कुलर डीएनए है, और इसके अलावा यहाँ पर राइबोसोम भी है। तो इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हमारे पास और भी बहुत सब्सटेंसेस होती है, जिस तरह हमारे पास डीएनए है, राइबोसोम है, लेकिन इसके अलावा अदर भी सब्सटेंसेस है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हमारे पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होती है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प देती है। रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो 3 स्टेप है आप बायोएनर्जेटिक में पढ़ेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है जो कि वहाँ पर हेल्प करेगी। इसके अलावा इसके अंदर को एंजाइम्स है लाइक एनएडी, एफएडी वगैरह। इसके अलावा इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स। ये कहाँ पर है, ये होता है कहाँ पर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा तो ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये कुछ सब्सटेंसेस है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, कोएंजाइम है, ऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह वगैरह, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। सो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, help in production of energy, 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 प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम फैक्ट्री ऑफ एटीपी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इज अ साइट, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट फॉर ऑल द रिएक्शंस, for all the reactions of aerobic respiration, for all the reactions of aerobic respiration, aerobic respiration के जो भी रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पर होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इसलिए इस दिस अ साइट फॉर द ऑल द रिएक्शंस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो जनाब ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इसके साथ क्लियर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन था वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्गेनेली, जो कि हमारे पास है क्या, वो है क्लोरोप्लास्ट, 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 क्लोरोप्लास्ट। तो जनाब क्लोरोप्लास्ट क्या है जनाब, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट अगर आप इसकी वर्ड को देखते हैं, यहाँ पर आप क्लोरोप्लास्ट वर्ड को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो वर्ड्स नज़र आएंगे, एक है क्लोरो और दूसरा जो है वो है प्लास्ट। क्लोरो का मतलब क्या, क्लोरो का मतलब है ग्रीन, ग्रीन। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्लास्ट का मतलब है प्लास्टेड, आपने पढ़ा होगा प्लास्टेड। प्लास्टेड के 3 टाइप्स है, एक है क्लोरोफिल, एक है लीको, और एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है लीकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टेड है जिसकी कलर ग्रीन होती है। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास वो प्लास्टेड है, ग्रीन प्लास्टेड है, वो प्लास्टेड है जिसकी कलर जो है वो ग्रीन होती है। और इसकी कलर ग्रीन किस वजह से होती है, इसकी कलर ग्रीन होती है ड्यू टू क्लोरोफिल, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होती है क्लोरोफिल, उसकी वजह से इसकी कलर जो है वो ग्रीन होती है क्लोरोप्लास्ट की। तो जनाब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास ग्रीन प्लास्टेड है। अब जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन था, इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है। एक है आउटर मेम्ब्रेन,
एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, जो आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, आउटर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट का है वो आपके पास स्मूथ है और ये हमारे पास फ्रीली परमिएबल है। जिस तरह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल था, स्मूथ था, इसी तरह ये भी स्मूथ और फ्रीली परमिएबल है। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास फोल्डेड है, इसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन था, और ये हमारे पास लेस परमिएबल है, सारे सब्सटेंसेस को आने नहीं देता है, सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिव परमिएबल है इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को अगर आप देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में आपको ये मेन चीज़ें नज़र आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आपको ये मेन चीज़ें ये नज़र आएगी। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको नज़र आएगा इनवेलप हम कहते हैं आउटर कवरिंग को। सबसे पहले आपको इनवेलप नज़र आएगा। इनवेलप मतलब के बाहर जो मेम्ब्रेन है, तो मैंने आपको कहा कि ये जो इनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर जो है वो स्मूथ है, फ्रीली परमिएबल है, इनर जो है इनफोल्डेड है, सेमी परमिएबल है। दूसरा जो आउटर क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर हमारे पास होता है ग्रेना। अब ये ग्रेना क्या है हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको नज़र आता है स्ट्रोमा। सो ये तीन मेन चीज़ें हैं जो कि आपको क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में नज़र आती है। एनवेलप, आउटर एंड इनर होता है एनवेलप, एंड ग्रेना एंड स्ट्रोमा। सो क्लोरोप्लास्ट की डायमीटर को डिस्कस करते हैं, फिर हम इस पर वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। डायमीटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की जो डायमीटर है वो कितना है? क्लोरोप्लास्ट की जो डायमीटर है वो है 4 to 6 माइक्रोमीटर, 4 to 6 माइक्रोमीटर। नाउ लेट अस स्टार्ट एनवेलप को। तो हमने पढ़ा कि एनवेलप जो है वो क्या होता है, आउटर होता है, और इनर, आउटर जो स्मूथ है, फ्रीली परमिएबल है, इनर जो है वो हमारे पास इनफोल्डेड है और सेमी परमिएबल है। नाउ वी हैव वी हैव टू डिस्कस स्ट्रोमा, फिर हम जो है ग्रेना को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रोमा को डिस्कस करते हैं। स्ट्रोमा जो है हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसमें क्या क्या होता है। सो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है। एनवेलप जो है क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन आ गया क्लोरोप्लास्ट का, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का। देखते जी, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये रेड, और ये जो ग्रीन में हमने ड्रा किया है दिस इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर जो है आप देख सकते हैं स्मूथ है, और इनर जो है वो इनफोल्डेड है। इसके अलावा ये जो हमारे पास है ये यहाँ पर इस जो अंदर ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक दूसरे पर इस तरह प्रेजेंट होते हैं। इस तरह यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं थैलाकाइड। एक को हम थैलाकाइड कहते हैं। ये एक जो स्ट्रक्चर है, दिस वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकाइड। वन स्ट्रक्चर को हम थाइलाकाइड कहते हैं। और अगर आप इस कोलेक्टिवली सब को एक नाम देना चाहते हैं तो सबको कोलेक्टिवली हम ग्रेना कहते हैं, और वन को हम थैलाकाइड कहते हैं। मतलब कि बहुत सारे थैलाकाइड मिलकर ग्रेना बनाता है। और ये जो ग्रेना है, ये जो थैलाकाइड है, वो एक दूसरे के इस तरह कनेक्टेड है थ्रू इंटर थैलाकाइड। इसको हम इंटर थैलाकाइड कहते हैं। इंटर थैलाकाइड मतलब कि ये थैलाकाइड के दरमियान है ना, तो इसलिए इसको हम इंटर थैलाकाइड कहते हैं। ये इस थैलाकाइड को मिलाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास जो है वो होता है, इसके पास अपना डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है।
क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास था, और अपना राइबोसोम होता है। और ये जो आपको सारा स्ट्रक्चर नज़र आता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, दिस इज स्ट्रोमा। सो स्ट्रोमा जो है वो हमारे पास फ्लूइड है। स्ट्रोमा, ये जो वाइट में मैंने आपको ड्रा किया है, सब ये हमारे पास स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा जो है ये हमारे पास फ्लूइड है। तो स्ट्रोमा को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रोमा जो है क्या है। स्ट्रोमा को डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रोमा क्या है। स्ट्रोमा जो है इज अ फ्लूइड। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड। स्ट्रोमा फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, डेट सराउंड्स थाइलाकाइड। ये आप देख सकते हैं थाइलाकाइड है, ये थाइलाकाइड है। इस थाइलाकाइड को कौन सराउंड कर रहा है? ये स्ट्रोमा जो है वो सराउंड कर रहा है ना, इसके इर्द गिर्द स्ट्रोमा है। सो स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड डेट सराउंड्स थाइलाकाइड। स्ट्रोमा जो है हमारे पास फ्लूइड है, और ये हमारे पास एक्वस पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट का, एक्वस पोर्शन। Stroma is aqueous portion of chloroplast, and stroma is a site for dark reaction. So, site for dark reaction, photosynthesis हमारे पास दो प्रोसेस में होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा इज अ साइट फॉर डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा के पास अपना डीएनए होता है। स्ट्रोमा हैज इट्स ओन डीएनए। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। वो कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा के पास। So stroma has DNA and ribosome which make ribosomes self-replicating organelle। इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर कोएंजाइम्स होते हैं, वगैरह वगैरह। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, इस तरह हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रोमा में रोबिस्को एंजाइम भी होता है। रोबिस्को तो आप जानते हो कि ये हमारे पास मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है या एंजाइम है। रोबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम और प्रोटीन। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये हमारे पास स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर आया। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड दैट सराउंड्स थाइलाकाइड। ये हमारे पास एक्वस पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट का। इट इज साइट फॉर डार्क रिएक्शन, एंड स्ट्रोमा के पास डीएनए होता है और राइबोसोम होता है जो क्लोरोप्लास्ट को सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल बनाता है। इसके अलावा इसके पास एंजाइम्स है, इसके अलावा इसके पास कोएंजाइम है, रोबिस्को जो कि मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है या प्रोटीन है। नेक्स्ट वी हैव द अनदर स्ट्रक्चर जो कि हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट में तो इनवेलप हो गया, स्ट्रोमा भी हो गया, और तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेना है या ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर है और ग्रेना जो है वो प्लूरल है। सो ग्रेना क्या है? मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थाइलाकाइड। कॉम्बिनेशन ऑफ थाइलाकाइड को हम ग्रेनम कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थाइलाकाइड को हम ग्रेनम कहते हैं। ये हमारे पास थाइलाकाइड होता है। हमने बताया कि इस तरह एक दूसरे पर इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ग्रेना कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। एक ग्रेनम जो है इसमें हमारे पास कितने थाइलाकाइड होते हैं? 1 ग्रेनम, इसमें हमारे पास 50 प्लस थाइलाकाइड होते हैं। मतलब कि 50 या इससे ज़्यादा थाइलाकाइड इस तरह मिलकर इससे हमारे पास 1 ग्रेनम बनता है। और हमारे पास ईच ग्रेनम, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट में बताया कि ये एक ग्रेनम है, इस तरह ये एक और ग्रेनम है। इसको कनेक्टेड किया है किसने? इसको कनेक्ट किया है बाय इंटरग्रेनम। सो ये ग्रेनम जो है इसको किसने कनेक्ट किया है? इंटरग्रेनम। बोथ द ग्रेनम आर कनेक्टेड बाय इंटरग्रेनम, एंड यहाँ पर जो ग्रेनम है इट इज साइट फॉर लाइट रिएक्शन। जो हमारे पास स्ट्रोमा था वो साइट फॉर डार्क रिएक्शन, लेकिन जो ग्रेनम है इट इज साइट फॉर लाइट रिएक्शन। सो यहाँ पर आपको बात आनी चाहिए। इसके अलावा एक क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास 40 से लेकर 60 ग्रेनम होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से लेकर 60 ग्रेनम होते हैं, और एक ग्रेनम में 50 से ज़ायद जो है वो थाइलाकाइड होते हैं। सो ये हमारे पास हो गया क्या? ग्रेनम। सो यहाँ पर हमने बताया कि व्हाट इज़ ग्रेनम। ग्रेनम हमारे पास जो है
वो कम्बिनेशन ऑफ थाइलाकाइड है। एक ग्रेनम में 50 या इससे ज़्यादा थाइलाकाइड होते हैं। 2 थाइलाकाइड को किसने कनेक्ट किया? इंटरग्रेनम ने। और ये जो ग्रेनम है इट इज साइट फॉर लाइट रिएक्शन। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से लेकर 60 ग्रेनम होते हैं। नाउ वी हैव द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है इसको देख लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है ये हमारे पास ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज़ अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। इट इज़ अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इट इज़ अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेनम में होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है व्हाट इज़ द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पर इट इज़ अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये मेन फंक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट का यही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर जो 2 ऑर्गेनेल रहते हैं वो एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है एक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मैंने आपको बताया कि क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, कलरफुल, और प्लास्ट का मतलब है प्लास्टर्ड। मतलब कि वो प्लास्टर्ड जो कलर, प्लास्ट का मतलब है, प्लास्ट का मतलब है प्लास्टेड। तो वो प्लास्टेड जो कलरफुल होता है उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। मतलब कि इसका कलर जो है वो हर किस्म कलर हो सकता है लेकिन ग्रीन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ग्रीन हो तो वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है इसका हर कलर हो सकता है, वाइट होता है, रेड होता है, लेकिन ग्रीन नहीं होता है। तो इट इज़ अ कलरफुल प्लास्टेड एक्सेप्ट ऑफ अ ग्रीन। इसमें ग्रीन कलर नहीं होता है। इसके अलावा ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो क्रोमोप्लास्ट है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? पीटल्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट्स होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। एंड हमारे पास इसका फंक्शन क्या है? ये हेल्प इन पोलिनेशन, पोलिनेशन में हेल्प देता है। एंड इसके अलावा ये हमारे पास क्रोमोप्लास्ट हो गया। और दूसरा जो है वो हमारे पास है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, लीको का मतलब है कलरलेस और प्लास्ट का मतलब है प्लास्टेड। मतलब कि ये वो प्लास्टेड है जो कि कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है। और इसका ये क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है। फूड को ये स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। फिर हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट को हमने डिवाइड किया है इंटू 3 ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। अमाइलोप्लास्ट, इलीरोप्लास्ट, and we have another one इलारोप्लास्ट। इलारोप्लास्ट, इलारोप्लास्ट, ये जो इलारोप्लास्ट है ये फैट्स यानी कि लिपिड्स को स्टोर करता है। इलीरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन को स्टोर करता है। और ये जो अमाइलोप्लास्ट जो लीकोप्लास्ट है ये स्टार्च को स्टोर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड। और प्लास्टिड में मेन जो हमारे पास होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हमने पढ़ा लेकिन ये तो नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, आपको पता होना चाहिए लीकोप्लास्ट क्या है एंड क्रोमोप्लास्ट क्या है। नेक्स्ट वी हैव द इम्पोर्टेंट, वो है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस। तो जनाब लेट अस डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस को जो है वो किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है इसने 1838 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था।
न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1838। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहते हैं। कंट्रोल रूम ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ सेल। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। ये न्यूक्लियस के अदर नाम है। कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी हम न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को हम हार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। इसको हम ब्रेन ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास सेल के जो जितनी भी एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कौन कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको हम जो है वो ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो क्या है, न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो हमारे पास 10 माइक्रोमीटर न्यूक्लियस का साइज़ होता है। न्यूक्लियस का जो शेप है वो क्या है, न्यूक्लियस जो है इसका शेप इर्रेगुलर भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। मतलब या तो स्फेरिकल होगा या इसके अलावा कोई भी शेप हो सकता है, इर्रेगुलर होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस की पोजीशन को देख लेते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ पर होता है। न्यूक्लियस की पोजीशन को देख लेते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ पर होता है। सो पोजीशन, न्यूक्लियस जो है हमारे पास सेंटर में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, और इसके अलावा न्यूक्लियस हमारे पास पेरिफेरल मतलब के साइड पर भी होता है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि लेट सपोज ये आपके पास एक सेल है, लेट सपोज ये आपके पास एक सेल है, ये आपके पास एक सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस इस सेंटर में है। पेरिफेरल का मतलब ये है कि ये एक सेल है, न्यूक्लियस इधर है। न्यूक्लियस यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो न्यूक्लियस जो है वो साइड पर है, पेरिफेरल पार्ट पर है। सो न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर में भी हो सकता है और पेरिफेरल। सेंटर ये कहाँ पर होता है, सेंटर ये हमारे पास एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है वैक्यूल नहीं होता है, इस वजह से हमारे पास सेंटर में होता है। और पेरिफेरल जो है वो हमारे पास प्लांट्स में होता है। क्यों वो साइड पर होता है, क्योंकि सेंटर में जो है वो लार्ज वैक्यूल होता है। इस तरह लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास सेंटर में नहीं होता है। सो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस की पोजीशन आ गई। इसके अलावा न्यूक्लियस हमारे पास इसकी नंबर क्या है, न्यूक्लियस जो है हमारे पास ए न्यूक्लियेट भी हो सकता है। मतलब कि वो सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम ए न्यूक्लियेट कहते हैं। ए न्यूक्लियेट किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस एब्सेंट हो। वो सेल जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसको हम ए न्यूक्लियेट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, मेचेवर आरबीसी, उसमें जो है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और सीट्यूब सेल्स, सीट्यूब सेल प्लांट सेल्स है, इस ये एक प्लांट सेल है, इसमें भी जो है वो ए न्यूक्लियेट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास ए न्यूक्लियेट, एंड इसके अलावा न्यूक्लियस हमारे पास मोनो न्यूक्लियेट भी हो सकता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, मतलब कि वो सेल्स जिसमें वन न्यूक्लियस हो, वो सेल जिसमें वन न्यूक्लियस हो, सिर्फ वन न्यूक्लियस हो। और ये इसकी एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास कॉमन टाइप है, मतलब मोस्ट सेल जो है उसमें जो है वो वन न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट बाई न्यूक्लिएट भी हो सकता है। बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट मतलब कि बाई न्यूक्लिएट का मतलब ये है कि दो न्यूक्लियस हो। वो सेल जिसमें दो न्यूक्लियस हो उसे हम बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल पैरामीशियम है। पैरामीशियम में आपको दो न्यूक्लियस नज़र आएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट या इसको हम पॉली न्यूक्लिएट भी कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट वो सेल होते हैं जिसमें हमारे पास मोर देन टू सेल्स हो, मोर देन टू सेल, मतलब कि इसमें बहुत सारे सेल्स हो, उसे हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। सो मोर देन टू न्यूक्लियस जिसमें हो इसे मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, इसकी एग्जांपल है स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटल मसल सेल, जो स्केलेटल मसल सेल है उसमें हमारे पास
एक से दो से ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस होता है स्केलेटल मसल सेल। और इसके अलावा राइजोपस ये प्लांट सेल है, इसमें जो है वो भी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। सो ये हमारे पास आ गई न्यूक्लियस की नंबर के किस में जो है किस सेल में एक होता है जिसे हम मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं, किस में दो होते हैं उसे हम बाइन्यूक्लिएट कहते हैं, और किन सेल में एक भी न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम एन्यूक्लिएट कहते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएट वो है जो हमारे पास मोर देन 2 सेल होते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मैंने भी बताया, ये आपको याद आने चाहिए, यहाँ पर एमसीक्यूज बनता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस जो है इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस जो है इसमें हमारे पास मेन पार्ट्स 4 होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है न्यूक्लियस के वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेट सपोज ये आपके पास सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि वो डबल लेयर होता है। एक होता है आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, और एक होता है इनर। आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसे हम पेराइटल लेयर भी कहते हैं, पेराइटल मेम्ब्रेन या पेराइटल लेयर। और जो इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का इसे हम जो है विसरल लेयर कहते हैं, विसरल लेयर, विसरल लेयर या विसरल मेम्ब्रेन। सो ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे पास पोर्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं, न्यूक्लियोपोर्स। मतलब कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसका जो मेम्ब्रेन है उसमें इस तरह पोर्स होते हैं। इस पोर्स को हम क्या कहते हैं, इस पोर्स को हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोपोर्स हैं ये हमारे पास कितने होते हैं, ये हमारे पास डिपेंड करता है सेल पर। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर्स, वो अगर हम देखते हैं तो ये डिपेंड करता है किस पर, सेल पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हम एक को देखें, एक जो सेल है उसमें हमारे पास 3000 से लेकर 4000 न्यूक्लियोपोर होते हैं। 3000 से लेकर 3000 टू 4000, 3000 से लेकर 4000 न्यूक्लियोपोर होते हैं एक सेल में। रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी, इसमें हमारे पास 3 to 4 न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, 3 to 4। और जो हमारे पास नॉर्मल सेल होता है, मोस्ट जो नॉर्मल सेल होते हैं, कॉमन सेल, मतलब कि जो मतलब ज़्यादातर जो है न्यूक्लियोपोर जो है नॉर्मल सेल में 3000 से लेकर 4000 तक होता है। सो ये नॉर्मल है। सो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। जो एक सेल है ये हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। रेड ब्लड सेल जो है ये हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेल है। तो इसमें जो है न्यूक्लियोपोर्स ये आपके पास आ गई। एक में 3000 से लेकर 4000 तक है, आरबीसी में 3 से 4, और नॉर्मल सेल इसमें 3000 से 4000 न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। न्यूक्लियोपोर्स के ये पोर्स है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। न्यूक्लियस का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास होता है क्या, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस जो है इसको हम न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसको हम न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियस ऑफ अ न्यूक्लियस। मतलब कि ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस का, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियस भी तो सेंटर में होता है मोस्टली, तो इसलिए इसको हम न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। सो जनाब न्यूक्लियोलस जो है इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस।
ये इसकी जो कलर है वो हमारे पास क्या होता है, इसकी कलर जो है वो हमारे पास डार्क होती है, इसकी जो कलर है वो डार्क होता है। और हमारे पास जो न्यूक्लियोलस है वो मे बी वन और मोर, किसी न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का? इसका फंक्शन ये है कि ये हेल्प करती है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस में जो है ये हेल्प करती है कौन? न्यूक्लियोलस। इसके अलावा न्यूक्लियोलस के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियोलस के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया और दूसरा जो है वो हमारे पास होता है सेंट्रल फाइब्रिलर एरिया। सेंट्रल फाइब्रिलर एरिया। सो ये जो है न्यूक्लियस के दो पार्ट्स है। जो पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया है इसमें हमारे पास राइबोसोमल यूनिट होते हैं। राइबोसोमल यूनिट मतलब कि स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये न्यूक्लियस से यहाँ से चला जाता है साइटोप्लाज्म में। और ये जो सेंट्रल फाइब्रिलर एरिया है इसमें हमारे पास राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए ये प्रेजेंट होता है। मतलब कि ये हमारे पास लेट्स सपोज जो है वो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम सेंट्रल फाइब्रिलर एरिया कहते हैं, सेंट्रल फाइब्रिलर एरिया। और जो साइड पर ये आपके पास पार्ट है ये वाला जो पेरिफेरल है उसको हम पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया कहते हैं, पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया। सो ये हमारे पास हो गया जनाब न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये हमारे पास एक्वस पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस का जो एक्वस पोर्शन होता है वो हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास है स्टोरेज सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर जो है सब्सटेंसेस जो है वो स्टोर होती है, इट इज़ अ स्टोरेज सब्सटेंसेस। और ये हमारे पास अल्कालाइन होती है, अल्कालाइन मतलब कि इसका जो पीएच है वो ऑलमोस्ट 7.2 से लेकर 7.5 तक होती है, तो ये अल्कलाइन है। सो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का जो चौथा पार्ट है वो हमारे पास है क्रोमोसोम। ये हमारे पास न्यूक्लियस का जो है वो चौथा पार्ट है। क्रोमोसोम जो है हम सेकंड ईयर में जो है डिटेल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको क्रोमोसोम के बारे में पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा फ्रॉग जो है इसमें 26 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओनियन जो है इसमें हमारे पास जो है वो 16 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पिजियन है उसमें हमारे पास 80 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा जो पोटैटो है इसके अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास गार्डन पी है उसके अंदर हमारे पास 14 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये आपको याद आने चाहिए कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये आपको आने चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा जो सेल चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट हम मिलते हैं बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल के वन शॉट में। उसमें हम बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो चैप्टर है इसका वन शॉट करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक करें। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।